गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को देखते हैं। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो क्या है और इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि अभी तक हमने जो भी बताया उसमें आपको कंफ्यूजन की स्थिति ये होगी कि जब एनईपी आया, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है, तो एनसीएफ क्यों आ रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। यानी अब दोनों का अंतर सिर्फ इतना ही से समझ सकते हैं कि ये जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आती है, ये बताया जाता है कि फला फला चीज जो है इसमें किया जाएगा, ये तमाम चीजें। ये हो गया शिक्षा नीति, यानी शिक्षा पे कौन कौन सी नीति जो है वो बनाई जाएगी, ये चीज हो गया। जो एनसीएफ आता है वो इस नीति को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में उसमें बताया जाता है। उम्मीद है दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। मतलब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आती है, जो भी अभी तक तीसरी शिक्षा नीति अभी आई, तो शिक्षा नीति का मतलब होता है शिक्षा के लिए जो नीति बनाई गई वो चीजें। जो एनसीएफ होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसके बारे में 2025 के बारे में चर्चा किए थे, अभी एनसीएफ 2022 भी आ चुका है। तो एनसीएफ क्यों आता है? एनसीएफ को लाने के पीछे रीजन है कि इस नीति को इम्प्लीमेंट कैसे करे, उसके रिगार्डिंग जो है उसमें दिशा निर्देश होता है। ठीक है, दोनों में अंतर आप बखूबी समझ गए होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। जरा इसको देखिए। आइए हम शुरू करते हैं यहाँ से, जहाँ पे शिक्षा से संबंधित है ना, संबंध में गांधी जी का तात्पर्य क्या था उसके बारे में लिखा हुआ है कि बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ठीक है। अब इसमें स्वामी विवेकानंद का भी एक था कि मनुष्य की अंतर्निहित जो पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यानी सिंपल भाषा में समझे तो मानव के अंदर छुपी अंतर्निहित शक्ति, जो विजिबल नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, उस शक्ति को निखारना ही एजुकेशन है। इनके बारे में ये कहना था। ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आपको लगे कि आवाज कटने लगे तो थोड़ा सा एक बार इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। ठीक है। अब आते हैं कि ये चीजें जो है वो नई शिक्षा नीति जो है, नई शिक्षा नीति का निर्माण जो है 7 जून 2017 में, ये थे इसरो के पूर्व, मतलब पहले चीफ थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो थे, उन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी 1917 में। ठीक है। और कस्तूरी रंगन जो समिति है वो मई 2019 में जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा जो है वो प्रस्तुत करता है। ठीक है। और ये मसौदा जब प्रस्तुत 2019 में होता है तो इसमें पूरे देश से जो भी बेहतरीन एजुकेशन के मामले में है, चाहे हर सेक्टर से लोगों से विचार मांगा गया कि ये जो शिक्षा नीति जो बनकर बना है वो आपके सामने ये है, इसमें क्या सुधार होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, आपका क्या ओपिनियन कहता है, उस पे जो है सबका जो है फीडबैक मांगा गया था। और तमाम फीडबैक मिलने के बाद जो है वो संशोधित होकर के 29 जुलाई 2020 को इसको मंजूरी दिया गया था। ये जरूर ध्यान में रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो कब लागू हुई है। क्लियर। अब आते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 जो कोठारी आयोग की सिफारिश पर हुई थी, उसके बाद है 86 के बारे में है, स्वतंत्रता के बाद भारत की तीसरी सबसे मतलब शिक्षा नीति है ये एनईपी 2020 के बारे में जो चर्चा होती है। अब यहाँ पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, इसमें शिक्षा की पहुंच जो है वो स्नातक की गुणवत्ता या समानता की गुणवत्ता, स्नातक नहीं कहे, इसका पूरा जो सिस्टम है एजुकेशन का, उस पे बदलाव की बातचीत जो है इसमें की गई है। इसमें बेहतरीन जो फैक्ट है उसमें है कि जो समानता है, इक्वलिटी, गुणवत्ता, है ना, और उसके बाद वहनीय शिक्षा कहने का मतलब ऐसा शिक्षा बनाया जाए जो सब उस शिक्षा को ले पाए। इसके लिए है कई सारे मुद्दे को ध्यान में रख करके इसका निर्माण किया गया है। ठीक है। और इसमें यह बताया जा रहा है कि सीखना सीखना कि कैसे सीखना है, यह मानवीकरण के में लचीलापन, योगात्मक से रचनात्मक में बदलाव के बारे में। कहने का मतलब है कि यह सीखना
कि क्या सीखना है, कि कैसे सीखना है। बात थोड़ा सा टेढ़ा कहा गया है, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है कि यह सीखना मतलब क्या यह सीखना है, यानी हमको ये चीज संज्ञान हो जाना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए कि कैसे सीखना है किसी चीज को ये। और दूसरा है कि जो मानवीकरण है ना, जो मानव के जो एक आप जानते होंगे कि आपको कहा जाता होगा शुरुआती दौर में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि ये उसमें जो है पशुता पाई जाती है, यानी पशु का लक्षण, कुछ भी करेगा जो मन सो करेगा, उसको मानवता में तब्दील करना, ये जो है वो एक बेहतरीन प्रकरण है, वही है मानवीयकरण। इसमें लचीलापन की बातचीत की गई है और योगात्मक से रचनात्मक के बारे में चर्चा की। योगात्मक कहने का मतलब सामान्य भाषा में ये समझे कि सिर्फ नंबर स्कोरिंग के लिए बच्चे नहीं पढ़े, उसमें क्रिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए जो है वो शिक्षा दिया जाए। अगर बच्चे के स्किल्ड पे काम किया जाएगा तो बच्चे बहुत कम समय में अपने अनुसार, अपने जो स्किल्ड है उसके अनुसार अपने जीवन यापन को लेकर के जो प्रॉब्लम है वो चीजें जो है वो खत्म हो जाएगी। क्लियर? एक चीज, दूसरा चीज इसमें और ध्यान में रखिएगा कि इस शिक्षा का जो मॉड्यूल इस बार बनाया गया है, ये आपको हमने पढ़ाया था मैकाले की शिक्षा नीति के बाद जो एक आई थी, जो आयोग के माध्यम से बताया गया था कि उसमें जो ट्रेनिंग दिया जाता था, यानी वोकेशनल कोर्स के बारे में जो चर्चा की गई थी, उसमें वोकेशनल कोर्स में चर्चा सिर्फ इसी बात पे की गई थी ताकि वो बच्चे इतना ट्रेंड हो सके ताकि इंग्लिश फैक्ट्री में काम कर सके। ऐसा नहीं कि वो मालिक बन सके, ओनरशिप डेवलपमेंट के बारे में चर्चा ही नहीं था। ठीक है, यानी कहने का मतलब उनके उनका जो स्किल है उसको उसके ऊपर जो है वो बेहतरीन काम करने की जरूरत नहीं है। उसमें ये कहना था कि इसमें जो होना चाहिए वो वोकेशनल एजुकेशन देना चाहिए, यानी कि जो हमारे इंग्लिश फैक्ट्री में जिस तरह के मजदूर की जरूरत है उस टाइप से इसको जो है वो ट्रेंड किया जाए ताकि वो इंग्लिश फैक्ट्री में काम कर सके। वो चीजें आज तक जो है वो हावी रहा है। इसमें क्या किया गया है कि इसमें जो है बेहतरीन तरीके से उसके स्किल्ड पे काम किया जाएगा, जिसपे बच्चे जो है वो ओनरशिप डेवलप कर पाएंगे, खुद को जो है वो एक, जो कहने का मतलब है कि जो एक प्रवृत्ति नौकरी की थी, जो हर बार नौकर तैयार हो रहे थे, वो मालिक भी तैयार हो, है ना। यानी कहने का मतलब है कि जो जिस भी काम को करे वो अपना 100% दे पाए, है ना। जैसे एक आम भाषा में आप सुनते समझते होंगे कि जो बातें कही जाती है, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, है ना, लोग जॉब का नाम सुनते हैं एक दिमाग में पॉजिटिविटी आने लगती है। अगर कोई ऐसे ही किसी तरह का ट्यूशन कोचिंग चला रहा है, होगा ऐसे ही चल रहा है, 1000 2000 कमा लेता होगा, बहुत क्या होगा। लेकिन अब यहाँ पे दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा सोचिएगा, है ना। तो उसमें एक चीज झलकता है कि सोसाइटी का जो एक पैमाना फिक्स है, जहाँ पे एक चपरासी का जॉब भी जो लोगों का के लिए एक ताज के समान होता है, और वही चीज अगर किसी प्राइवेट में अगर कोई चीज कर रहा होता है तो वो चीजें जो है वो उतनी वैल्यूएबल नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही जो मानसिकता है, अब तो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन को लेकर के या प्राइवेट जॉब के प्रति भी लोगों का जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग आने लगा है। बट इससे पहले इस तरह का सिचुएशन हुआ करता था कि पूरी तरह से जो है मन स्थिति पे छाया हुआ था, यानी सोसाइटी का एक पैमाना इतना मजबूत करके फिट किया गया था ताकि ये चीजें जो है वो अभी भी है, वो चीजें हटते हटते हटेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज को समझने की जरूरत है कि क्या है, जॉब में अगर हम 5000 का भी कर रहे हैं, सरकारी हो प्राइवेट हो, इन सब चीजों को लेकर के जो बातचीत की जा रही है, यानी कि नौकरशाही जो है इसको तब्दील किया जा रहा है ओनरशिप में, स्वामित्व की भावना में, ताकि एक आध दो जॉब भी ऑफर कर सके, 10 लोग को जॉब दे सके, इस तरह का जो है वो क्रिएटर जो है उसको बनने की जरूरत है। इस पे काम किया जाएगा, इस पे और भी बातचीत करेंगे। अगला आइए अब देखते हैं कि एनईपी के तहत जो है केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में देश के जीडीपी का 6%, इसको जरा देखिए, 6% हिस्सा के बराबर निवेश की बात कही गई है। इसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था, इसके बारे में चर्चा हुई थी। तो उसमें जिस समय पहली शिक्षा नीति बनकर के सामने आई थी
उसमें ये बात कही गई थी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जीडीपी का 6% जो खर्च करने की बातचीत जो है, ये कब कही गई थी? ये पहली शिक्षा नीति जब आई थी 68 में, उसमें कही गई थी, लेकिन ये इम्प्लीमेंट रूप से मतलब जो ये मतलब प्रभावी हुआ है वो दूसरी शिक्षा नीति से हुआ है। और अभी भी, और इस शिक्षा नीति में भी 6% देने की बातचीत की गई है, क्योंकि यहाँ पे जो नीति तो बना दी जाती है लेकिन 6% पूरी तरह से खर्च नहीं की जाती है, इस पे विशेष फोकस किया गया है। दूसरा एक और है यहाँ पे कि देश के कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके जो है वो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब आपको देखना है कि पहले होता था MHRD, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये अब उसी का नाम जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब ये चीजें हुई है। अब आपको ये भी होगा कि ये बराबर नाम क्यों बदल रहा है। ये नाम पहली बार बदला था राजीव गांधी की सरकार आई थी, उस समय जो था एजुकेशन मिनिस्ट्री को नाम बदल करके MHRD रखा गया था द्वितीय शिक्षा नीति के समय में, ठीक है ना। और अभी फिर उसको बदल करके चेंज कर दिया गया, तो ये सरकारों की अपनी है, खैर इस पे विशेष ध्यान नहीं रखना है, लेकिन इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए और ये देखिए कि शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य क्या है। शिक्षा और सीखने पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है। इस बदलाव के समय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे। इसको जरूर देखिए जिस समय, या ये भी पूछा जा सकता है अभी लेटेस्ट में कि कौन से जो थे शिक्षा मंत्री, है ना, या मानव संसाधन विकास मंत्री जिनके समय में ये नाम बदला गया था, तो रमेश पोखरियाल थे। उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, वो भी चीज हमने लिखा है। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे वो भी चीज हमने इसमें मेंशन किया है, ठीक है, रामनाथ कोविंद थे। तो ये भी पूछा जा सकता है, जिस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो इस सबको भी ध्यान में रखना है। आगे चले। अब देखिएगा कि शिक्षा नीति में वर्तमान जो सक्रिय है 10+2 का जो कॉन्सेप्ट है, उसको बदल करके जो है वो 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट रखा गया है। क्या है ये कॉन्सेप्ट, उस पर बातचीत करते हैं। ये प्रश्न बार बार अभी जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें पूछा जा रहा है कि 10+2 का जो कॉन्सेप्ट था, है ना, उस शैक्षिक मॉडल जो 10+2 था, उस शैक्षिक मॉडल को जो है वो चेंज करके कि कौन सा मॉडल लाया गया है, तो वो है 5+3+3+4 का है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्या है उसको जरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं यहाँ से कि जो पहले वाला जो था वो यहाँ आपको शो कर रहा है, और दूसरा जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए। दूसरा है नया शैक्षिक पाठ्यक्रम ढांचा। इसमें देखिएगा, इसको जो आपका पहला 5 वर्ष जो है उसको कहा गया है फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है ना। इसके बारे में आगे है चर्चा, उसको हम करेंगे। तो इस 5 साल में जो है 3 साल जो हो जाएगा वो बच्चे जो होंगे वो बाल वाटिका में होंगे। बाल वाटिका का जो कॉन्सेप्ट आया है, अभी देखेंगे तो केंद्रीय विद्यालय सब में जो है बाल वाटिका आ गया है, लेकिन अभी तक जो बिहार सरकार के जो विद्यालय है उसमें अभी तक ये चीजें या CBSE में अभी तक लागू नहीं हुआ है। धीरे धीरे हो जाएगा लागू, ये चीज हो गया। उसके बाद है +3 साल जो हो जाएगा आपका प्रिपरेटरी स्टेज है, लेकिन इस 3 साल में बाल वाटिका है और पहला और दूसरा क्लास इसमें हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला है प्रिपरेटरी स्टेज, फिर मिडिल है, फिर सेकेंडरी है। कैसे कैसे है अब इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए फाउंडेशनल स्टेज में क्या है, अब इसको देखते हैं। ये है आपका 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए जो है आंगनवाड़ी या बाल वाटिका या प्री स्कूल, 3 नामों से इसको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। जो भी आंगनबाड़ी है अब सबको विद्यालय में जो है वो शिफ्ट किया जाएगा, कोई भी आदमी अपने घर पे नहीं चलाएगा। तो ये चीज हो गया, ठीक है ना। इसमें हुआ क्या है कि मुफ्त सुरक्षित गुणवत्तापूर्ण एवं प्राथमिक बाल बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा यानी ECC का जो कॉन्सेप्ट है जो है इसको सुनिश्चित करने की बातचीत जो है इसमें की गई है। इसको जरूर देखिएगा फाउंडेशनल स्टेज में, ठीक है। तो फाउंडेशनल स्टेज में यानी चल कहाँ से रहा है, 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक का। और अगला जो इसमें है 6 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक का, ये जो भी हम चर्चा कर रहे हैं सब आपको जो है फाउंडेशनल स्टेज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा 6 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक के बच्चे को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और कक्षा 2 की शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल गतिविधियों पर आधारित बनाने की प्राथमिकता दी गई है। यानी
जो बाल वाटिका होगा उसमें एक्टिविटी बेस्ड जो है वो एजुकेशन होगा, है ना। उसमें विशेष जो है वो कॉपी कलम को लेकर के ये जो प्रेशराइड ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। उसमें सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड जो होगा वो एजुकेशन दिया जाएगा। पहला दूसरा में जब आएगा बच्चा तब उसमें जो है कुछ लिखने समझने की बातचीत आएगी। उससे पहले भी बच्चा करेगा लेकिन उसके स्वरूप को समझेगा, आखिरकार क्या है उसका स्ट्रक्चर, है ना, उसको समझेगा जानेगा, क्योंकि बाद में चल करके वो लिखने संबंधी समस्याएं उसकी आ जाती है ना। जैसे आप अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे एक तरह में मैं लिखूं कि जैसे ये लिख दिया, अब इसको इस तरह से भी बच्चा लिखता है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये क्लियर ही नहीं है, उसके दिमाग में जो प्रतिबिंब है वो उलझा हुआ है, वो साफ प्रतिबिंब उसके माइंड में नहीं है, जिसके कारण इस तरह का प्रॉब्लम होता है। और इस तरह के प्रॉब्लम को डिस्ग्राफिया बोलते हैं। आगे चल के जब आप पढ़िएगा तो समझिएगा धीरे। ठीक है, तो अब आइए, इसमें ये चीज हो गया। उसके बाद राज्य सरकारों द्वारा 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता जो है वो पूरी तरह से जो है वो विकसित करने की बातचीत की गई है। क्लियर। अब आते हैं प्रिपरेटरी स्टेज में, यानी पहला 5 वर्ष का था वो हमने चर्चा कर दिया। उसमें आप देखे हैं इन सब चीजें जो है पहले 5 वर्ष में। अगला जो 3 वर्ष का हो जाएगा उसको बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में हो जाएगा कक्षा 3 से लेकर के बच्चा कक्षा 5 तक पढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, अभी सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो फाउंडेशनल स्टेज से पूछा जा रहा है, इसलिए फाउंडेशनल स्टेज को ही ध्यान में रखिएगा। कितने वर्ष से कितने वर्ष का होगा क्या है नहीं है। तो फाउंडेशनल स्टेज में 2 तरह की बातें हमने अभी बताई, जिसमें एक जो हो जाएगा बाल वाटिका के का कॉन्सेप्ट है, जो 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की बात है। और उसके बाद पहला दूसरा 2 साल और, तो ये कितना हो गया 8 वर्ष का हो गया। 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष है फाउंडेशनल स्टेज में, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे चले। अब देखिए यहाँ पे है कि जो कक्षा 3 से लेकर के 5 तक के सभी बच्चों को जो है क्रियाकलाप के आधार पर जो है शिक्षा दी जाएगी। यानी जो भी एजुकेशन होगा एक्टिविटी बेस्ड होगा, यानी करके सीखने पर बल दिया जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग ये चीज नहीं कह सकते कि चलिए करते हैं कि ये देखो ये ऐसा होता है, उसको करने के लिए बोला जाए इसको देखो तो ऐसे करके होता है या नहीं, तो बच्चा करके देखेगा, गड़बड़ होगा, फिर करेगा, तो ऐसे करके सीखेगा तो अनुभव बेहतर होगा। इसके लिए दूसरा इसमें जो हो जाएगा वो स्टार्ट हो जाएगा, एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, और मातृभाषा और स्थानीय भाषा के साथ जो है राष्ट्रभाषा भी सीखेगा। ये चीजें हैं, यानी एजुकेशन में जो है त्रिभाषा सूत्र के बारे में जो चर्चा किए थे वो चीजें जो है वो धीरे धीरे आगे चल करके लागू होना शुरू हो जाएगा। अब आता है मिडिल स्टेज। इसमें जो है कक्षा 6 से लेकर के 8 तक में सीखेगा। इसमें कंप्यूटर कोडिंग के बारे में भी बच्चा सीखेगा, कंप्यूटर में जो कोड वगैरह करते हैं कोडिंग का क्या है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन के बारे में भी चर्चा की जाएगी, जैसे सिलाई बुनाई का काम हो गया, या माली का काम हो गया, टोकरी बिनने का काम है, या कुछ और एक्टिविटी जो है जिससे बच्चा जो है वो चीजें जो है बच्चे को सिखाया जाएगा, है ना। उसके बाद टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, और भारत की कोई एक भाषा जो है वो सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यहाँ का ही भाषा सीखेगा, हिंदी अंग्रेजी ही सीख सकता है, हो सकता है मलयालम सीखे, तमिल सीखे, हो सकता है पंजाबी सीखे। तो इस तरह की बातें इसमें आएगी। अगला आता है सेकेंडरी स्टेज। ये स्टेज जो होता है वो 4 वर्ष का होता है। अब इसमें देखिए बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। 9th और 12th, 9th से लेकर के 12th तक की बात की गई है। इसमें जो है सेमेस्टर सिस्टम लाया गया। सेमेस्टर का मतलब ही होता है छमाही, यानी सेमेस्टर सिस्टम लाया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि सेमेस्टर होता है 6 महीने का, छमाही का सेमेस्टर का हिंदी ही होता है छमाही। यानी पहले आप देखते थे 9th में जो एग्जामिनेशन साल भर में एक बार हुआ, 10th में गया, 10th में फिर एक बार बोर्ड हुआ, पास। अब उस तरह का नहीं होगा, प्रत्येक 6-6 महीने पे एग्जामिनेशन होगा आपका, किसमें 9वां से लेकर के 12वां तक में। ठीक है, एक दूसरा एक जो हो जाएगा वो स्ट्रीम जो था, स्ट्रीम समझते हैं कोई, नहीं समझते हैं। देखिए पहले जो था वो आईएससी था, आईएससी, दूसरा आईकॉम था, उसके बाद था आईए। ठीक है, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट, ये चीजें जो है वो खत्म हो जाएगी।
यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि जैसे आईएएस बच्चा पहले लेता था, तो उसमें था कि भाई साइंस पोर्शन का सब चीज आपको लेना है, उसमें सब्जेक्ट फिक्स होता था, कॉमर्स में भी फिक्स है, आर्ट में भी फिक्स है। लेकिन इस सब चीजों को जो है वो हटा दिया गया है, तोड़ दिया गया है ना। ये जो स्ट्रीम था इसको तोड़ दिया गया। अब बच्चे को मन है फिजिक्स पढ़ने का, फिजिक्स पढ़ेगा, फिजिक्स के साथ अगर उसको मन है इतिहास पढ़ने का, इतिहास पढ़ेगा, उसके साथ मन है कि आपका जो है वो अगर अकाउंटेंसी पढ़ने का मन है, अकाउंटेंसी लेगा बच्चा और पढ़ेगा। यानी ये चीजें फिक्स होगी कि टोटल एग्जामिनेशन जो होगा वो 500 का या 600 500 का जो होगा, लेकिन उसमें सब्जेक्ट जो है 3 या 5 लेना है, वो चीजें बच्चे के ऊपर डिपेंड होगा कि 5 विषय कौन कौन सा सेलेक्ट करेगा। क्लियर है? तो ये स्ट्रीम जो था उसको तोड़ा गया है। ये चीजें बहुत जल्द लागू हो जाएगी और इससे बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे जो होते थे जिसको प्रेशर में दबाव करके जो है वो दिया जाता था, वो चीजें जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है? अब साइंस से पढ़ रहा है बच्चा कि आर्ट से पढ़ रहा है या कॉमर्स से पढ़ रहा है, पता ही नहीं चलेगा। अब पूरा खिचड़ी बना दिया गया। ये चीजें हो गया। अब पहले आप बताए थे, सलोनी को इस पे डाउट भी था कि गार्जियन अभी भी जो है वो दबाव डाल रहे हैं। अब गार्जियन को पता नहीं चलेगा कि कौन सा साइंस है कौन सा आर्ट है, जो मन सो लेकर के अपना बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है? तो अच्छा ही तो हुआ ये है ना चीजें हो सर। जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी था जहाँ पे। और उसमें देखिए एक फॉरेन लैंग्वेज जो है वो बच्चा सीख सकता है इसमें, एक इसमें हो जाएगा, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज जो है वो सीख सकता है इसके अनुसार से। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं लैंग्वेज को लेकर के थोड़ी सी, जो क्या है, क्योंकि प्राइमरी जो एजुकेशन, जो फाउंडेशनल स्टेज के बारे में हमने चर्चा किया, वो फाउंडेशनल स्टेज जो है वो आपको उसमें जो स्थानीय भाषा है जिसको मातृभाषा कहते हैं, मातृभाषा समझते हैं या नहीं समझते? मातृभाषा कहने का मतलब है, उसको जरा समझिएगा, कि वो भाषा जो आपकी माँ से मिला है, गांव में जो आप बोलते हैं, वो जो हो गई उसको मातृभाषा बोलते हैं। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, मातृभाषा, माँ से मिला हुआ भाषा। तो जो भी फाउंडेशनल स्टेज की जो पढ़ाई होगी उसमें मातृभाषा का उपयोग सबसे ज्यादा होगा। ये चीजें हैं। फिर उसके बाद जब अगला स्टेज जब आएगा, उसमें भी इस चीज पर रोकने के लिए बल नहीं दिया जाएगा, हाँ तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो, ये क्या बोल रहे हो, शुद्ध हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, ये चीजें नहीं करना है। ठीक है? तो इससे क्या होगा कि उसकी अभिव्यक्ति जो है वो मौन नहीं होगी। हो सकता है उसको शुद्ध हिंदी बोलने में खुद को कंफर्ट फील नहीं कर पा रहा हो, नहीं बोल पा रहा है, तो वो अपनी भाषा जो है वो अपनी मातृभाषा में अगर कहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा शिक्षक का वर्क बढ़ गया है कि थोड़ा सा स्थानीय जो भाषा है उस पर थोड़ा सा पकड़ हो सके, इसको भी ध्यान दिया गया है। ठीक है ना? और इसके ऊपर बेस्ट ये चीज होता है कि शिक्षक जो होंगे उसी के इर्द गिर्द के लोग को बहाल किया जाता था। जैसे मतलब जो आवासीय जो उनका होता था, जैसे मान लीजिए वैशाली जिला के है तो उन्हीं के आसपास में उनका होता था, ताकि उनके निजी भाषा को समझ सके और उसके बाद उसको बता सके, समझा सके ये चीजें। अब यही चीज तमिल में अगर चला जाए तो निजी भाषा वो समझेंगे नहीं, उनको सीखने में ही समय लगेगा। बट इसको भी सीखने की जरूरत है। अगर यही चीजें जब केंद्रीय विद्यालय वगैरह में अगर आप गए, तो वहां पे तो ऐसा नहीं है कि बिहार में रखेगा, भेज देगा एकदम फिर पूरा उधर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें खत्म हो जाएंगी, वहां पर भी आपको सीखना है, समझना है, एज इट इज, एकदम पूरा वो लर्निंग में रखता है। अगर केवीएस का अगर शिक्षक के बारे में चर्चा किया जाए, मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ के बिहार के माहौल को देख करके तुलना वहीं से करते हैं, लेकिन उनका कंट्रोल जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत होता है, उनका सब चीज एक अलग तरीके से होता है। बिहार में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट उसका कम होता है, बाकी अदर स्टेट में भी बेहतरीन तरीके से होता है। यहाँ पर भी है, कहीं कहीं पे कुछ मनमाना चलता है, जहाँ के प्रिंसिपल अगर सही से नहीं है, ठीक नहीं है, अगर वो अथॉरिटी किसी और के हाथ में है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट वो चीजें जो है वो सामान्य है सभी जगहों पे। तो इसमें कहा गया है कि कक्षा 5 तक शिक्षा जो है मातृभाषा स्थानीय भाषा में जो है ये के माध्यम से जो है वो अपनाने पर बल दिया गया है। ये चीज है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाओं का विकल्प उपलब्ध रहेगा, है ना। संस्कृत का हो गया या पाली प्रकृति का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा, परंतु किसी भी छात्र को भाषा चुनने की बाध्यता नहीं होगी। ऐसा फिक्स नहीं रहेगा जैसे पहले था ना कि भाई ये पढ़ना है तो संस्कृत लेना ही होगा, तो ये सब चीजें फिक्स नहीं रहेंगी। आपको मन है तो लीजिए, नहीं मन तो छोड़ दीजिए, लेकिन वो चीजें अवेलेबल रहेगी। ठीक है? दिव्यांग बच्चों के लिए राष्ट्रीय
राज्य स्तर एवं पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी और भारतीय सांकेतिक भाषा इंडियन साइन लैंग्वेज को पूरे देश में जो है एक मानकीकृत यानी फिक्स किया जाएगा कि साइन लैंग्वेज को लेकर के, जैसे दिव्यांग लोगों को पढ़ने के लिए जो साइन लैंग्वेज के बारे में जो चर्चा होती है, आपको पता होगा कि जो साइन लैंग्वेज के बारे में हुआ या ब्रेल लिपि के बारे में आप सुनते होइएगा, तो ये ब्रेल लिपि जो है वो 6 बिंदुओं पर आधारित है और ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे लुइस ब्रेल थे और उन्होंने ही जो है इसके बारे में निजात किया था कि कैसे जो अंधे व्यक्ति हैं वो भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि पूरे देश में करीब करीब जो है वो 3 लाख से ऊपर दिव्यांग लोग हैं। अब उन लोगों को बैठा करके खिलाना संभव है? नहीं है। आपको पहले पता होगा जब कीबोर्ड वाला मोबाइल था, कीपैड वाला, तो उसमें आप दबाते थे तो वो बोलता था 1 2। ये सब जो आविष्कार जो है उन्हीं लोगों ने किया था। और उस समय जो है इलाहाबाद में एक यूनिवर्सिटी खुला था जिसमें विकलांगों के लिए ही बीएड डीएड करवाए जाते थे और उसमें जो स्पेशल जो होता था उस पर विशेष फोकस था। तो स्पेशल वाले जो भी थे उनको ये सब चीजें, जैसे कोई जैसे माइंड इम्पेयर्ड है, एमआई का है, या कई सारे सेक्टर है, उसमें आपका जो है वीआई एचआई ये सब सेक्टर होता है। जैसे सामान्य जो डीएलएड जैसे आप लोग कर रहे थे सामान्य डीएलएड है, लेकिन इसमें भी आता है जो जिसको बोलते हैं, है ना, वो अलग होता है जिसमें एमआई होता है, वीआई है। एमआई का मतलब माइंड इम्पेयर्ड, जो बच्चा मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है उसको कैसे पढ़ाया जाए। हियरिंग इम्पेयर्ड मतलब जो बच्चा सुन सही से नहीं सकता है उसको कैसे दिया जाए। तो इसमें थोड़ा सा टफ जरूर होता है लेकिन मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो यही चीजें हैं। तो ये साइन लैंग्वेज जो है उसको डेवलप किया जाएगा। अगला अब आते हैं तकनीकी शिक्षा, है ना, यानी टेक्निकल को लेकर के बातचीत है। भाषाई बाध्यताओं को दूर करने के और दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने के लिए जो है तकनीक का तकनीकी का प्रयोग जो है वो बढ़ाने पर बल दिया गया है। टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बातचीत जो है आईसीटीई जो है वो जोड़ा गया है यहाँ पे। यहाँ करने का मतलब टेक्नोलॉजी से जो है वो कनेक्ट करते हुए बातचीत की गई है। यहाँ पे एक देखिएगा रचनात्मक तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहन करने पर बल दिया गया है। यानी क्रिएटिविटी हो, तर्क करने का किसी भी टॉपिक पे अपनी बात थोपने की बातचीत जो है, पहले गुरुजी जो कह दिए वही हो जाता था, वो चीजें नहीं है। क्या ये बात सही है या गलत है, इस पे बच्चों की राय भी लेना जो है वो जरूरी है। और कुछ कुछ नए नए इनोवेशन के बारे में भी चर्चा की जाती है। अभी आप देखते होंगे जो एग्जीबिशन सब होता है स्कूल में जब करवाया जाता है, उसमें हर बच्चा अपने अपने जो होते हैं वो करके जाना चाहिए। इसमें माँ बाप जो है वो हम भूमिका निभाते हैं, मेरा बच्चा बेहतर कर पे आए तो बेहतर करने के लिए उसको बेहतर गाइड करे, न कि अपने बना करके दीजिए तो बच्चा जाकर वहां पे प्रेजेंट करेगा, बच्चा क्या सीखेगा, कुछ नहीं सीखेगा। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज आइएगा यहाँ पे, असेसमेंट को लेकर के जो है वो थोड़ी सी बातचीत की गई है। असेसमेंट का मतलब होता है आकलन। आकलन कहने का मतलब है कि सामान्य भाषा में आप समझिएगा कि गांव घर में बुजुर्ग कहते हैं बहू तोरा इधर देखे थे और रहन जो है खराब हो जाए तो एक दिन सटिया दे में एकदम सीधा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो रोज आपको देख रहे हैं कि क्या एक्टिविटी है, पहले क्या था अब क्या है, जो बराबर चेंज हो रहा है, इसी को आकलन बोलते हैं, है ना। मतलब डेली देख रहे हैं आपकी एक्टिविटी को, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं समझ रहे हैं, या एक्टिविटी किस तरह से बदल रहा है, उसको देखते देखते एक दिन बोले, तो इसको बोलते हैं आकलन। पूरे जब और जब इवेल्युएशन की बातचीत आती है, मूल्यांकन की बातचीत आती है, तब वो देखा जाता है साल 2 साल देखने के बाद ये चीजें कहा जाता है कि हाँ लग तो रहा है लेकिन इसका पहले वाला लक्षण नहीं है जो मुझे लगता था कि ये बेहतर कर पाएगा, लेकिन अब इसका जो रुझान जो है वो किसी अदर सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये इसको बोलते हैं इवेल्युएशन। यानी कई समय लंबे टाइम से जब हम इस चीज को अचीव कर रहे होते हैं, उसके हर एक पार्ट को शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी किस तरह बदलाव आ रहा है और हार्मोनिक चेंजेस किस तरह से हो रहे हैं और उसका रुझान जो है किस तरफ बढ़ रहा है, उसके आधार पे जब हम करते हैं तो उसको हम इवेल्युएशन बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है कि जो सेल्फ असेसमेंट की बातचीत की गई है, सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद के, मतलब अपने करना कि अपने समझना कि क्या हम पहले थे, क्या बदलाव आया है इसके। उसके बाद है सह आकलन, कहने का मतलब पीयर असेसमेंट, यानी कि आपके ग्रुप में जो दोस्त महिम है उसके अनुसार से
उसके बाद है शिक्षक का जो आकलन होगा वो। तो ये जो तीनों तरह के जो आकलन है, असेसमेंट है, ये असेसमेंट को ही बोलते हैं चौमुखी आकलन बोले या 360 डिग्री जो असेसमेंट है इसके बारे में। क्लियर है? तो इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, सीटेट में इसको ज्यादा समझने की जरूरत है। आप आगे आइए और इसमें देखते हैं। इस नीति के अनुसार कला, विज्ञान, व्यवसायिक शिक्षा, विषय एवं पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अंतर नहीं है। यानी इसमें आप देखते होंगे, मैंने जब बताया था उस समय हमने बताया होगा कि विद्यालय को जो है वो सोसाइटी का एक अंग है। इस चीज को समझने की जरूरत है। पूरा अलग रखने की बातचीत जो है वो नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है विद्यालय में क्या बताया जाता है, जो सोसाइटी में घटनाएं घटती है या जो चेंजेज हैं उन्हीं चीज को हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं। और ये जो कनेक्शन है वो बेहतरीन तरीके से अब किया गया है। अब वाले पाठ में पढ़िएगा तो आपको पढ़ने को मिलेगा वो चीजें जो सोसाइटी में या आपके इर्द गिर्द जो चीजें चल रही होती है वो चीजें बुक पे आपको देखने को मिलेगा। पहले ये जो डिस्टेंस था दोनों के बीच में, बहुत ज्यादा डिस्टेंस था, जिसके कारण बच्चे के जो डेवलपमेंट था उसमें बहुत बड़ा जो है एक खाई था। उसको दूर करने के लिए ये चीज किया गया है। क्लियर? कक्षा से 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम एवं व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा। इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी, है ना, इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि बच्चे जो है वो फुल्ली अपने स्किल पे काम कर पाए। उसके बाद है एनसीईआरटी द्वारा जो है स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी एनसीएफ के बारे में जो है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के बारे में जो है वो आपका 2021 में आ जाएगा। ये तैयार हो चुका है। और छात्र के सीखने को बेहतर करने के लिए विश्लेषण और तार्किक क्षमता को जो है वो डेवलप करने की बातचीत की गई है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होगा जो आपको ज्यादा देखने की जरूरत है। इससे पहले वाला बीच में हमने बता देता हूँ कौन कौन सा बेहतर है, आपको देखने की जरूरत है। पहले समझा लेता हूँ फिर बताता हूँ। छात्रों के लिए जो मूल्यांकन के लिए, इवेल्युएशन के लिए जो है वो एक संस्था बनाया जाएगा पढ़क नाम से। एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना जो है वो की जाएगी, पढ़क। और पढ़क के तहत ही स्व आकलन, सह आकलन और शिक्षक आकलन के बारे में चर्चा, जो 360 डिग्री के बारे में जो हमने चर्चा किया है वही है। क्लियर है यहाँ तक? अब आइए, अब देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है इसमें पढ़क को लेकर के जो बातचीत की गई है, ये जो होगा एक जो है इवेल्युएशन का एक बेहतरीन सेंटर बनेगा जो इवेल्युएशन का काम करेगा। और इसका पूरा फुल फॉर्म दिया हुआ है। ये फुल फॉर्म सब आपको ध्यान में रखना है, ये फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। तो अभी आपको देखने की जरूरत है। एक बार मैं रिवाइज भी करूंगा, पहले एक बार बता देता हूं मैं, ठीक है? तो यहाँ से आप देखेंगे, ये चीजें आपको देखने की जरूरत नहीं है। इस पेज को आपको बेहतरीन तरीके से समझने की जरूरत है। इस पेज को आपको हर चीज जो है वो ध्यान में हो जाना चाहिए। एक, इस चीज को देखिए। अगला, इसमें जो है इस पेज को पूरी तरह से आपको ध्यान में होना चाहिए। कौन क्या थे उस समय ये पूछा जाएगा आपसे। ये मॉडल आपसे पूछा जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। अगला है फाउंडेशनल स्टेज में क्या क्या चीजें हैं, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से आप देखे हुए रहिएगा तो थोड़ा सा आगे सहूलियत मिलेगा। बस प्रिपरेटरी स्टेज ये सब जो है, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज है, इसके बारे में आप समझ ही गए हैं। उस चीज आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज को लेकर के है, मातृभाषा को दिया गया है। 360 डिग्री असेसमेंट के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। और उसमें जो है एक पढ़क के बारे में आपको जानने की जरूरत है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, एनसीएफ का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, और इसको पढ़क का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। इतना आपको देखने की जरूरत है, ठीक है? अब आइए थोड़ा सा एक रिवाइज्ड हम रिवीजन जो है इसको करते हैं। थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें जो है वो छूट गई होगी, उसको भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना? हेडिंग तो आप दिए ही होंगे एनईपी, ठीक है? तो थोड़ा सा ये पीडीएफ में आपको जो है वो स्टडी मटेरियल में ऐड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बट अपने हाथ से लिखिएगा, ठीक है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ का जो मुख्य मुख्य बिंदु है उस पर थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे कि जीडीपी को लेकर के जो बातचीत थी, हमने उसमें जीडीपी के बारे में जो चर्चा किया है, तो जीडीपी के बारे में हमने चर्चा किया था 6% को लेकर के, ठीक है ना? ये पहले वाले में जो है वो लाया गया था लेकिन लागू हुआ था दूसरी शिक्षा नीति के समय में, है ना? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा जरूर।
ठीक है। अगला जो है उसको जरा देखिएगा, एक ईसीसी करके आपका जो है वो पूछा जा सकता है आपसे, ईसीसी करके आते हैं। इसके बारे में हमने उसमें बताया है, ईसीसी का फुल फॉर्म क्या है वो भी आपको दिया हुआ होगा। तो ईसीसी से जुड़ी हुई योजनाओं का निर्माण करना है और क्रियान्वयन को के बारे में बातचीत की गई है। यानी 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों के जो है वो उसी स्टेज में जो है ईसीसी के बारे में बातचीत की गई है, ठीक है ना। तो इसको बेहतरीन तरीके से करने के बारे में बातचीत की गई है। एक दूसरा जो है वो आपको जो बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान के बारे में, बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमेरिक्स के बारे में जो चर्चा हुई है, यानी कहने का मतलब है कि जो फाउंडेशनल स्टेज है बच्चे का, तो जो एज जो है बच्चा का बाल वाटिका वाला है, वाटिका बाल वाटिका का है, तो इस बाल वाटिका वाले एज में जो है वो उस समय में बच्चे को कम से कम गिनने आ जाना चाहिए, ठीक है। अक्षर का स्वरूप उसको पहचानने आ जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि राज्य सरकारों द्वारा जो है वो 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, यानी पढ़ने लिखने और जोड़ घटाव गुणा भाग करने की जो बातचीत है, इसको पर जो है ज्यादा जोर दिया गया है और इसका लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है 2025 तक। यानी ये कहा गया है कि 2025 तक सभी बच्चों में जो है वो लिटरेसी और न्यूमेरिकल का जो नॉलेज होगा वो डेवलप हो जाएगा। ये इसको जरूर ध्यान में रखें, इसका टारगेट रखा गया है 2025 तक। दूसरा बात इसमें किया गया है कि भाषाई विविधता को बढ़ावा देने की बातचीत जो की गई थी, जिसके बारे में हमने मातृभाषा के बारे में जो चर्चा किया है, ये चीज जो है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। अब जो है वो थोड़ा सा स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए जो है, जो संस्कृत को लेकर के या अन्य प्राचीन भाषा को लेकर के जो हमने बताया था, प्राकृत हो गया, मगधी हो गया, इन सब लैंग्वेज को लेकर के जो बातचीत की गई थी वो चीजें होंगी, लेकिन प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, ये चीजें आपको बताई जा चुकी हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा आएगा, इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में भी हमने चर्चा कर दिया है। तो इसमें जो वोकेशनल एजुकेशन है उसके बारे में भी हमने चर्चा किया। एक चीज जो है इसमें पढ़क को लेकर के जो चर्चा होती है उसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है, ठीक है। उस पर थोड़ा सा आते हैं। एक चीज हमने आपको बताया था शुरुआती दौर में, आप समझ पाए होंगे या नहीं, जैसे एनईपी के बारे में हम बताया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, और एनसीएफ दोनों में क्या अंतर है, इसको हमने पहले बारे में डिस्कस किया था। यानी इसमें बताया था कि ये एक प्लान है, ठीक है, और ये जो हो जाएगा वो आपकी पाठ्य योजना है, ठीक है, सिलेबस। तो सामान्य भाषा में आप इस चीज को समझ सकते हैं, प्लान कहने का मतलब शिक्षा के लिए नीति बनाएगी, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा वो एनसीएफ में बताया जाएगा। क्लियर। इस चीज को जरूर ध्यान में रखें कि ये जो लक्ष्य रखा गया है न्यूमेरिक्स का, वो आपको रखा गया है 2025 तक के बारे में। अगला एक चीज और है, उसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि 2030, इसको जरूर नोट करें, 2030 तक स्कूली शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में 100%, 100%, 100% सकल नामांकन अनुपात, सकल, इंग्लिश बताता हूं मैं, पहले लिख ले, सकल नामांकन अनुपात नामांकन अनुपात के साथ माध्यमिक स्तर पर, सॉरी, सकल नामांकन अनुपात लिख दिए होंगे, उसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, कहीं कहीं पे जीईआर लिखा हुआ रहेगा,
ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, तब लिखिएगा के साथ माध्यमिक स्तर तक सभी के लिए शिक्षा की स्थापना की गई है। ये नोट करने वाली बात थी, और 2025 वाला उसको भी नोट कीजिएगा। अगला एरो दे करके आप नोट करें, आरटीई राइट टू एजुकेशन को 6 से 14 वर्ष की आयु को 6 से 14 वर्ष की आयु को बढ़ाकर 3 से 18 वर्ष तक कर दिया गया है। लिख चुके यहां तक? लिख चुके हैं? यस सर। अगला एक हमने बताया, एक निपुण भारत करके आया है, ये इसी एजुकेशन पॉलिसी के तहत है, निपुण। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ राइटिंग, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग। निपुण का हो सकता है फुल फॉर्म पूछा जाए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यानी कहने का मतलब है आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान में कुशलता हेतु राष्ट्रीय पहचान के बारे में बातचीत की गई है। इसी निपुण के तहत जो है, इस निपुण में क्या क्या चीज बातचीत की गई है उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसके तहत एक लाया गया है एफएलएन प्रोग्राम। एफएलएन प्रोग्राम क्या है? एफएलएन का फुल फॉर्म पहले लिख लीजिएगा, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरसी। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, कहने का मतलब है आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान। लिख दिए? अब ये एफएलएन के तहत क्या कहा गया है, मैं पहले इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करता हूं। ठीक है, यहां तक लिख चुके हैं? लिख लिए। इसके तहत क्या किया गया है उसको जरा देखिए। 3 बाल वाटिका एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में लिखेगा अक्षर और ध्वनि पहचान, उसके बाद वाला में लिखिएगा
10 तक के अंकों की पहचान, दस तक के, इसमें लिखिएगा, मेरे पास जगह कम है, 10 तक के अंकों की पहचान और जोड़ घटाव। 10 तक के अंकों की पहचान एवं जोड़ घटाव, यानी बाल वाटिका में क्या करना है कि अक्षर का जो होना चाहिए वो अक्षर का पहचान जो होना चाहिए उसका ध्वनि पहचान में होना चाहिए, कैसे उसका उच्चारण होगा, इस पर विशेष ध्यान देना है। और दूसरा इसमें बातचीत किया गया है कि 10 तक के अंक को जो है वो लिख सके, उसको जोड़ घटाव भी कर सके। ठीक है, अगला लिखिएगा, बाल वाटिका के बाद है क्लास क्लास वन। क्लास वन लिख दिए। अब इस वाले में लिखिएगा, इस वाले में कि अर्थ के साथ साथ पढ़ पढ़ लेता है, अर्थ के साथ पढ़ लेता है, जिसमें जिसमें 4 से 5 सरल शब्द हो, जिसमें 4 से 5 सरल शब्द हो, यानी कि छोटा छोटा शब्द जो है वो बना दिया गया है, उसको बच्चा पढ़ सके। ठीक है, उसके बाद इस वाले में लिखिएगा, आगे इसमें लिखिएगा जरा, ठीक है, लास्ट वाले में कि 99 तक के अंकों की पहचान, 99 99 तक के अंकों की पहचान और जोड़ घटाव, अंकों की पहचान जोड़ घटाव। अब आते हैं क्लास टू। अब इसमें लिखिएगा कि 40 से 60 40 से 60 शब्द प्रति मिनट, 40 से 60 शब्द प्रति मिनट अर्थ के साथ पढ़ सके, पढ़ सके। अब इस वाले में लिखिएगा आगे कि 999 तक 999 तक अंकों की पहचान और जोड़ घटाव, जोड़ घटाव। ठीक, अब आते हैं क्लास थ्री। क्लास थ्री जरा लिखे, क्लास थ्री, इसमें लिखिएगा जरा, क्लास थ्री में 60 शब्द से अधिक अधिक प्रति मिनट पढ़ सके, और अगला में बढ़ा दीजिएगा 9999 तक, 9999 तक तथा सामान्य गुना कर सके। हो गया। अब देखिए एफएलएन का जो टारगेट रखा गया है, एफएलएन का जो टारगेट है वो आपका 2026-27 रखा गया है। यानी कहने का मतलब है जो अभी हमने बताया था 2025 वो 26-27 तक है। हर बच्चे को क्लास 3 तक जो भी आएगा वो एफएलएन का जो स्ट्रक्चर जो दिया गया है इसको फुलफिल करता हुआ आएगा, यानी कि आधारभूत जो उसको संख्यात्मक ज्ञान होना चाहिए वो सब चीजें जो है उसमें अवेलेबल होगा। इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2026 से 27 तक, इसको ध्यान रखना है। और ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है 2030 तक रखा गया है, यानी 100% बच्चा जो है वो विद्यालय में होगा।
इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा लिखेंगे। जैसे प्राइमरी में पीआरटी, सॉरी थोड़ा सा इतना डीप में तो नहीं जाएगा, बट लिख लीजिए पीआरटी, यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय है जो पहला से पांचवा तक है, उसमें शिक्षक और छात्र का अनुपात जो होगा, वो शिक्षक और छात्र का अनुपात शिक्षक और छात्र का अनुपात जो हो जाएगा 1:30 का होगा। यानी कि एक शिक्षक होंगे, ठीक है, 30 बच्चे बैठेंगे एक क्लास में। पीआरटी लिखने का है प्राइमरी टीचर, ठीक है, यानी आप इसको अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि कहीं कहीं पे सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित क्षेत्र है ना, जहाँ पे पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पे ये अनुपात जो हो जाएगा, 1:5 जो हो जाता है, वो आपका 25 हो जाता है। एक शिक्षक पर 25 विद्यार्थी ही रहेंगे। ये भी पीआरटी का ही है, लेकिन कहाँ है? ये पिछड़े क्षेत्रों में है, पिछड़े क्षेत्रों में। क्लियर? यहां तक क्लियर है? कोई आदमी बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है? खत्म हो गया? हेलो, मेरी क्लियर आवाज है। नहीं पहुंच रही है? क्लियर है, चलिए चलिए, बोलते रहेगा ना तो पता चलेगा। ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं तो शिक्षक। अब इसमें क्या होता है कि आगे जैसे ही बढ़ेंगे टीजीटी में, टीजीटी कहने का मतलब, या डायरेक्ट लिखिए, जो छठा से आठवां तक में के का जो मतलब कक्षा होगा, उसमें बच्चा का और टीचर का जो रेशियो होगा, वो 1:35, मतलब 1:35 का होगा। ठीक है, कितना रेशियो रहेगा? 1:35। 1:35 का होगा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि इन सब चीजों को लेकर के जो है, वो थोड़ा सा एजुकेशन को क्षेत्र में जो है, जैसे शिक्षकों के ट्रेनिंग को लेकर के भी, एक आप सुनते होंगे, कोई अगर होंगे शिक्षक अगर, तो उनको आप अगर देखते होंगे तो उनके मोबाइल में दीक्षा ऐप डाउनलोड होगा। दीक्षा, दीक्षा ऐप, ये जो दीक्षा ऐप है, ये दीक्षा ऐप के माध्यम से एज ए स्टूडेंट भी आप इनरोल हो सकते हैं, एज ए टीचर भी इनरोल हो सकते हैं। तो इसमें जो होता है, शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर के या उनके प्रशिक्षण को लेकर के जो बातचीत की जाती है, उसके बारे में भी इसमें बहुत सारे चीज जो है, नए नए चीज आते रहते हैं, तो इसके माध्यम से जो है अपडेट किया जाता है। इसी के जगह पर एक ई पाठशाला भी आया है। तो ई पाठशाला में विशेष कुछ रहता नहीं है, वो जैसे एनसीईआरटी के बुक का जो होगा ना, वो पीडीएफ के रूप में इसमें रहता है, या एनसीईआरटी का अपना एक ऐप भी है, जिसपे भी आप देखेंगे तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित वो तमाम बातें जो है, वो हमने आपको बताई। ठीक है, अब इसको देखिएगा, समझिएगा, फिर जैसा होगा फिर अगले क्लास में हम बातचीत करेंगे।